नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है नाटक शिक्षण और शिक्षण विधियों की इसी कड़ी में पिछली हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने पद्य शिक्षण की विधियां पढ़ी थी। आज की हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास में हम जो नाटक शिक्षण है उसकी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। नाटक क्या है, नाटक के तत्व कौन से हैं, नाटक की विषय वस्तु कितने प्रकार की होती हैं, नायक कितने प्रकार के होते हैं, अभिनय कितने प्रकार का होता है, नाटक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, नाटक शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इन सब की चर्चा जो है आज की हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ये नाटक क्या है, नाटक की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं नाटक। तो संक्षेप में ध्यान देंगे आप यहाँ। नाटक शब्द जो है नाटक शब्द जो है वह नाटक शब्द नट धातु से बना है और जो नट धातु है उसका शाब्दिक अर्थ होता है नाचना, या आप ऐसे कहें इसका अर्थ अभिनय करना भी होता है। अभिनय करना या हम ऐसे कहें अनुकरण करना। तो संस्कृत की जो नट धातु है उस नट धातु से हम बात करें कि नाटक शब्द बना है जिसका अर्थ होता है नाचना, अनुकरण करना, अभिनय करना आदि। इस अर्थ में अपन ये कह सकते हैं कि जो अवस्था है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का अनुकरण कर लेना ही क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। देखिए सामान्यतः अपन ये कहें कि नाटक जो है, वैसे काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य। उसमें हम बात करें तो नाटक जो है उसको दृश्य काव्य की श्रेणी में रखा गया है। नाटक के द्वारा हम विषय वस्तु को देखते हैं, सुनते भी हैं, इसलिए नाटक जो है हम बात करें जनसाधारण की विषय वस्तु होने के साथ साथ इसमें वास्तविकता के भाव ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो मनुष्य जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं उन्हीं परिस्थितियों का मनुष्य जब जो सामना करता है और उनका फिर जो अनुकरण करने की कोशिश करता है वही क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। धनंजय ने अपने 10 रूपक में नाटक के विषय में ये कहा कि 10 रूपकों में जो नाटक है वो सबसे महत्वपूर्ण है और अवस्थानुकृत्य नाट्यम, उन्होंने कहा है अवस्थाओं का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है, नाटक कहलाता है। अपन कहें कालिदास जो हैं उन्होंने अपने मालविकाग्निमित्रम में ये कहा कि भिन्न भिन्न रुचिर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम, अर्थात अलग अलग रुचि के जो लोग हैं उनको प्रसन्न करने का एकमात्र जो साधन है वह नाटक माना गया है। ठीक है। भरत मुनि कहते हैं कि जो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें इन्होंने नाटक को 5वें वेद की संज्ञा दी है और वे कहते हैं कि नाटक जो है वे व्यक्ति को यश प्रदान करने वाला होता है, भूत भविष्य के कर्मों को बताने वाला होता है। हम ऐसे कहें नाटक के द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, कल्याण की कामना होती है। इस रूप में यहाँ जो है नाटक को बताया गया है। भरत मुनि ने नाटक के उद्देश्यों में ये भी कहा है कि जो हितोपदेश जनन, विश्रांति जनन, विनोद जनन, ये जो है नाटक के उद्देश्य हैं, जिनमें अपन ऐसे कहें कि लोक कल्याण की कामना की भावना करना, मानसिक थकान से दूर करना, लोगों का मनोरंजन करना, ये जो सामान्य सी जो विषय वस्तु होगी वही क्या हो जाएगी, नाट्य होगी। तो नाटक, फिर हम बात करें नाटक में सामान्यतः जैसे कि नाटक के तत्वों की, तो नाटक के तत्वों में प्राय 3 तत्व माने जाते हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु से तात्पर्य नाटक की कथा वस्तु होती है, नेता से तात्पर्य उसका जो नायक होता है उसे हम कहते हैं, और नायक के साथ साथ आप ऐसे कह सकते हैं प्रतिनायक जो है, उसका सूत्रधार जो है, उसका विदूषक जो है, ये सारे नेता में शामिल कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार रस की हम बात करें तो रसों की यदि हम बात करें तो रस को जो है नो नाटक की आत्मा माने जाती है। करुण, श्रृंगार, वीर्य, शांत रस, अपन ये जो बात करें इनमें से एक प्रधान रस नाटक में सामान्यतः होता है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें इसके नायक की, तो नायक के भेदों की हम बात करें तो नाटक में प्राय 4 प्रकार के नायक माने जाते हैं, जिसमें आप धीरोदात्त श्रेणी का नायक, धीरोदत्त, धीर ललित और धीर प्रशांत, इस प्रकार के यहाँ जो है नायक होते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो नाटक का जो आरंभ मंगलाचरण से होता है वह नांदी होती है, तो नाटक का जो अंत होता है वो भरत वाक्य से होता है। इसी प्रकार नाटक में जो है 5 अर्थ प्रकृति, 5 बीज अवस्था, 5 ही अवस्था होती हैं और 5 ही इसमें संधि मानी जाती हैं। यदि हम इसकी वस्तु की, कथा वस्तु की बात करें तो नाटक की कथा वस्तु 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्रख्यात, उत्पाद्य और सामान्य कहें मिश्र, इस प्रकार की ये जो सामान्य है नाटक की जो है
कथा वस्तु होती है। तो ये सामान्य जो भी सारे अपने संक्षिप्त रूप में ये बातें की हैं, आज की हम इस कक्षा में इन सब के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नाटक शिक्षण को। और सबसे पहले हम बात करते हैं नाटक शब्द के अर्थ की, इसकी परिभाषा आदि की। तो देखिए, नाटक शिक्षण जो है उसका मुख्य उद्देश्य तो क्या माना गया है? संस्कार शिक्षण। ये प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड की एग्जाम में भी पूछा गया था। नाटक शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? संस्कार शिक्षण। नाटक शब्द गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। जो नाटक है वो गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग इसलिए माना गया है क्योंकि जो है जो संस्कृत साहित्यकार हुए हैं, संस्कृत के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने इसे एक काव्य ही माना है। नाटक को क्या माना है? काव्य ही। और देखिए, पिछली क्लास में अपन ने ये भी चर्चा की थी कि काव्य जो है उसके दो भेद होते हैं। एक दृश्य काव्य होता है तो एक श्रव्य काव्य होता है, जिसमें श्रव्य काव्य में तो गद्य पद्य चंपू आदि जो हैं उनको शामिल किया जाता है। जबकि दृश्य काव्य की हम बात करें तो दृश्य काव्य में जो है नाटक को शामिल किया जाता है। तो काव्य के मुख्यतः कितने भेद हो गए? दो काव्य, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अब श्रव्य काव्य को तो श्रवण के माध्यम से हम बात करें समाज के हृदय को आकृष्ट करता है, जबकि दृश्य काव्य जो है वो नेत्रों के माध्यम से दर्शक जो है उनके हृदय को क्या करता है? आकृष्ट करता है। नाटक शब्द संस्कृत की ऐसी विधा है, जो नाटक है वो संस्कृत की ऐसी विधा मानी गई है, ऐसी इकाई मानी गई है जिसमें दर्शक जो हैं वे नाटक को देखने के साथ साथ उसके पात्रों के जो संवाद हैं उन संवादों को सुनता भी है। अतः नाटक का संबंध कानों और आँखों दोनों प्रकार की इंद्रियों से माना गया है। आगे हम चर्चा करें तो नाटक शब्द के अर्थ में यदि परिभाषा की हम बात करते हैं तो नाटक शब्द संस्कृत के नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है नाचना, अभिनय करना या अनुकरण करना। भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक की परिभाषा के विषय में ये कहा है, धर्म्यमर्थम यस्यस्यम च सोपदेशम स संग्रहम भविष्यत्तस्य लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम सर्वशास्त्र संपन्नम सर्वशिल्प प्रवर्तकम नाट्यकम पंचम वेदम से इतिहास करोम्य हम। कि अर्थात जब वे नाटक की रचना कर रहे थे तो इस नाटक की रचना के विषय में उन्होंने कहा है कि यह जो नाटक है वो धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है, यश प्रदाता है, यश प्रदान करने वाला है, सोपदेश उपदेश सहित है, संग्रह से युक्त है, भावी लोक के समस्त कार्यों को बताने वाला है, समस्त शास्त्रों के अर्थों से परिपूर्ण है, इसी प्रकार सब शिल्पों को काम में प्रवृत्त करने वाला है। ऐसे में इस नाट्य नामक पांचवें वेद की रचना इतिहास सहित करता हूँ। इस रूप में भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के विषय में कहा है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो भरतमुनि ने जो नाट्य शास्त्र है उस नाट्य शास्त्र को किसकी संज्ञा दी है? पांचवें वेद की। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने खुद ने भी जो है इस नाटक को पांचवें वेद की संज्ञा ही दी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। धनंजय का जो 10 रूपक है, उस धनंजय के 10 रूपक के अनुसार यदि हम नाटक की परिभाषा की बात करें तो उन्होंने नाटक की परिभाषा के विषय में कहा है अवस्थानुकृतिर नाट्यम, अर्थात किसी भी अवस्था के अनुकरण को ही क्या कहते हैं? नाटक। अब यहाँ जो अवस्था शब्द आया है, इस अवस्था शब्द से अभिप्राय ये है कि मानव जीवन की संपूर्ण परिस्थितियां अवस्था हैं जिनका उसे अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उन परिस्थितियों का जब वह सामना करता है, संघर्ष आदि करता है, और उन्हीं परिस्थितियों का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है? नाटक कहलाता है। इस रूप में परिभाषित किया है किसने? धनंजय ने अपने 10 रूपक में। रूपकों की यदि हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जो 10 रूपक हैं उन 10 रूपकों में नाटक जो है वो श्रेष्ठ और प्रथम श्रेणी का माना गया है। इस आधार पर हम नाटक की बात कर रहे थे। कालिदास, जो महाकवि कालिदास का जो मालविका अग्निमित्र है, उस मालविका अग्निमित्र की यदि हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, उन्होंने नाटक की भूमिका के विषय में ये लिखा है कि नाट्यम भिन्न रचेर जनस्य नाट्यम भिन्न रुचेर जनस्य बहुधाप्येकम समाराधनम, अर्थात नाटक जो है भिन्न भिन्न रुचि के मनुष्यों को संतुष्ट करने वाला एकमात्र क्या माना गया है? साधन माना गया है। इस रूप में हम नाटक की परिभाषा और नाटक के अर्थ की चर्चा करते हैं।
उसके बाद आगे चर्चा करें तो यहाँ पर जो अपन ने परिभाषाएं लिखी हैं, परिभाषाएं देखी हैं, उन परिभाषाओं से एक सारांश इस रूप में निकल करके आता है कि नाटक जनसाधारण की विषय वस्तु है, इसमें लोक हित और लोक रंजन की भावना समाहित रहती है, पहली बात। दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो नाटक है वो गद्य पद्य आदि सभी मिश्रित रूपों में लिखा जा सकता है। तीसरा हम बात करें, इसमें कल्पना के स्थान पर वास्तविकता अधिक होती है, क्योंकि अपन ने कहा कि ऐसी जो अवस्था है उनका अनुकरण ही नाटक है, जो मनुष्य को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है। इसका मतलब वो जो सारी परिस्थितियां हैं वो वास्तविक हो गई। फिर उसके बाद अपन ने ये कहा यह जनसाधारण की वस्तु है, बहुधा अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रुचि के जो लोग हैं उन लोगों को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन क्या है, नाटक माना गया है। मानव जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं का वर्णन इसमें मिलता है, और हम बात कर सकते हैं यह मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है। इस रूप में ये नाटक की कुछ विशेषताएं हैं जो परिभाषाओं के आधार पर उभर करके सामने आती हैं। उसके बाद इसी क्रम में हम आगे चर्चा करते हैं और नाटक शिक्षण का महत्व, कि बालकों को जो नाटक सिखाए जाते हैं उसके पीछे क्या इसकी उपयोगिता है, इसका महत्व क्या है, शिक्षण में नाट्य की उपयोगिता या महत्व है। तो चलिए इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, नाटक शिक्षण की क्या उपयोगिता है, इसके विषय में कहा गया है कि इससे छात्रों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक एवं नैतिक विकास होता है। अंग संचालन आदि जब करते हैं, अभिनय आदि जो करते हैं, इसलिए और जो संवादों आदि को रटते हैं, स्मरण करते हैं, इस रूप में तथा पात्र जो हैं नाटक के, उनमें जो पात्रों के जो चरित्र चित्रण हैं उनके आधार पर इन सभी के द्वारा बालकों का ये जो है इस प्रकार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक या नैतिक विकास होता है। ये इसका महत्व है, उपयोगिता है। नंबर 2, किसी भी घटना या चरित्र को सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो अन्य विधाओं की अपेक्षा यह महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियों का सक्रिय रहने के कारण इसका प्रभाव मानस पटल पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। फिर चौथा महत्व या उपयोगिता इसमें बताई गई है कि अभिनय कला, नाटक के द्वारा अभिनय कला, वास्तुकला, मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जा सकती है। फिर इसी प्रकार हम कह सकते हैं अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने में भी ये सहायक है। फिर अगला अपन बात करें, किसी भी बात को प्रायः 2 प्रकार से सीखते हैं, जिसमें एक तो विधिवत शिक्षण होता है, दूसरा अनुकरण द्वारा होता है, और नाटक में इन दोनों की प्रधानता होती है। इसमें वास्तविक जो शिक्षा, वास्तविक जो जीवन से संबंधित जो विशेषताएं होती हैं वे भी सीखी जाती हैं, इनका अनुकरण आदि भी किया जाता है। इसलिए दोनों प्रकार से यहाँ जो है शिक्षा ग्रहण होती है। तीसरी हम बात करें, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती है। मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त क्यों होती है? क्योंकि इसमें जो पात्रों के संवाद आदि जो होते हैं उन संवादों का शिक्षक जो है छात्र जो हैं वाचिक अभिनय आदि करते रहते हैं, इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति है वो भी बालकों की क्या होती है? सशक्त होती है। उसके बाद में हम बात करें नाटक के स्वरूप की। नाटक के स्वरूप की यदि हम बात करें तो वस्तु, नेता और रस, ये 3 तत्व हैं इसके। वस्तु, नेता और रस की दृष्टि से रूपक के 10 भेद हैं। उन 10 भेदों में नाटक जो है सर्वप्रथम और सबसे प्रमुख माना गया है। नाटक की कथावस्तु या इतिवृत्त महत्वपूर्ण है। अब नाटक की ये जो कथावस्तु है जिसको इतिवृत्त कहा गया है, इसके 3 भेद हैं। किसके 3 भेद हैं? कथावस्तु के। कथावस्तु के 3 भेद हैं, एक तो प्रख्यात, एक उत्पाद्य और एक मिश्र। अब ये जो 3 प्रकार की कथावस्तु है, इसका मतलब ये है कि ऐतिहासिक घटना प्रधान जो कथावस्तु होगी वो तो प्रख्यात कहलाएगी, कवि की कल्पनाओं से युक्त जो है वो उत्पाद्य होगी, और जिसमें दोनों का सम्मिश्रण है वो क्या कहलाएगी? मिश्र कहलाएगी। तो इतिहास प्रसिद्ध इतिवृत्त प्रख्यात कहलाता है। कवि कल्पित जो होता है वह उत्पाद्य होता है। इसी प्रकार दोनों का सम्मिश्रण जो है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र कहते हैं। फिर इसके बाद ये सामान्य सी कुछ बातें हैं। नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, जिनका नाम है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ये 5 नाटक की अर्थ प्रक्रियाएं बताई गई हैं। इसी प्रकार नाटक के कार्यों के अनुसार, नाटक के जो नायक के कार्य हैं उनका नाटक के कार्यों के अनुसार ही, नायक के कार्यों के अनुसार ही 5 अवस्था बताई गई हैं। और वे जो 5 अवस्था हैं जिन्हें आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, इन नाम से नाटकों की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं। फिर उसके बाद प्रत्येक अवस्था को दिखाने के लिए
1 या 2 अंक हो सकते हैं। इस प्रकार नाटक में कम से कम 5 या अधिक से अधिक जो हैं वो 10 अंक होते हैं। इतिवृत्त और कार्यावस्थाओं को दोनों को आपस में मिलाने वाली संधि जोड़ती हैं। कार्यावस्थाओं को कौन जोड़ती हैं? संधि जोड़ती है। नाटक में मुख्य, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन, ये 5 नाम की क्या है? संधियां हैं। अब देखिए यहाँ पर के ये अर्थ प्रकृतियाँ क्या होती हैं, 5 अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसलिए 5 संधियाँ क्या होती हैं। इनके यहाँ सिर्फ आपको नाम की याद रखना है, बाकी आपके शिक्षण विधियों में इनसे संबंधित ये कोई प्रश्न नहीं होगा कि नियताप्ति जो है, अर्थ प्रकृति जो है वो कौन सी है। आप ऐसे कहें अवस्था में नियताप्ति अवस्था कौन सी है, अर्थ प्रकृति कौन सी है, कि यह है अवमर्श या निर्वहन जो है संधि है वो कौन सी है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आना है। यहाँ से अगर कोई प्रश्न आ सकता है बाई चांस तो ऐसे पूछ सकता है कि नाटक में अवस्था कितनी होती हैं, वो भी जैसे अगर अपन साहित्य की बात करते हैं, जैसे हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, वहाँ पर यदि हम बात करते हैं नाटक शिक्षण नाट्य कवि, तो वहाँ सामान्यतः आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। बाकी शिक्षण विधियों में इनसे संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा। हाँ, शिक्षण विधियों में अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो जैसे अभिनय विधि की हम बात करते हैं, तो अभिनय जब हम करते हैं नाटक में अभिनय का विशेष महत्व है, तो अभिनय कितने प्रकार का होता है या अभिनय विधि कितने प्रकार की होती है, ऐसे प्रश्न आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें नाटक का प्रारंभ जो है वो किससे होता है? मंगलाचरण से होता है। और इसी प्रारंभ होने वाले उस मंगलाचरण को क्या नाम दिया जाता है? नांदी। और जहाँ अंत होता है, अंत में जो मंगलाचरण या लोक कल्याण की कामना जो होती है, उस वाक्य को कहा जाता है अंत में भरत वाक्य। ठीक है, फिर संस्कृत के जो रूपक हैं, जो नाटक हैं, उन नाटकों में नायक के भेद बताए गए हैं। कितने? 4 बताए गए हैं, जिनमें धीरोदात, धीरोदत्त, धीर ललित तथा धीर प्रशांत, ये 4 प्रकार के नायक बताए गए हैं। धीरोदात और धीरोदत्त एवं धीर ललित नायक क्षत्रिय होते हैं, जबकि जो धीर प्रशांत नामक जो नायक होता है वह कोई ब्राह्मण या कोई वैश्य होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपके अभिनय कितने प्रकार का होता है? अभिनय 4 प्रकार का होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इसको आपको याद रखना है। अभिनय के प्रकार, अभिनय कितने प्रकार का होता है? अभिनय 4 प्रकार का होता है। अब ये जो 4 प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं, जिसमें नाम दिया गया है? एक तो कायिक अभिनय, एक वाचिक अभिनय, एक सात्विक अभिनय और एक हो गया कौन सा? आहारी अभिनय। अभिनय के 4 भेद, ये रीट में पूछा गया प्रश्न भी था, फर्स्ट लेवल के पेपर में प्रश्न पूछा गया था। ये अभिनय कितने प्रकार का होता है? अभिनय कतिधा, चतुर्धा। अभिनय कितने प्रकार का? 4 प्रकार का, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। अब रही बात ये कि ये जो कायिक वाचिक हम जो अभिनय पढ़ रहे हैं, वो कायिक अभिनय कौन सा होता है, वाचिक अभिनय कौन सा होता है, सात्विक अभिनय कौन सा होता है, आहार्य कौन सा होता है। तो कायिक की बात करें तो हम इसको, कायिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे शरीरज कह दो आप, या ऐसे कह दो अंगिक कह दो, मतलब जिसमें अंग संचालन अधिक से अधिक हो। अंग संचालन करते हुए जो अभिनय किया जाता है, शारीरिक अंगों का संचालन करते हुए फिर जो अभिनय किया जाता है, उस अभिनय को कहा जाता है कायिक अभिनय, या आप कह सकते हैं उसको आंगिक अभिनय, शारीरिक अभिनय। फिर क्या होता है? वाचिक, शाब्दिक या मौखिक, जिसे कहते हैं मुखज हम कहते हैं, अर्थात जो भी पात्रों के जो संवाद हैं और पात्रों के संवादों का आप जो मौखिक रूप से उनका डायलॉग्स का उच्चारण आदि करते हैं, वो कहलाता है आपका कौन सा? वाचिक अभिनय। तो देखिए, कायिक अभिनय की हम बात करें तो यह अभिनय शरीरज, मुखज तथा चेष्टाकृत होता है, जिसमें सिर, हस्त, उर, पार्श्व, इनको अंग तथा नेत्र, भ्रू, नासिका, अधर, चिबुक आदि को उपांग की श्रेणी में रखा जाता है। और इनके द्वारा ही अधिक से अधिक अंग संचालन करते हुए, प्रयोग करते हुए जो अभिनय किया जाता है, उसी अभिनय को कहा जाता है कौन सा? कायिक अभिनय। इसी प्रकार हम बात करें स्वर और व्यंजन से संबंधित है, जिसमें देश एवं नाटक की रचना हुई है, वहाँ के भाषा एवं विभिन्न प्रदेशों की प्राकृतिक भाषाओं का इसमें उपयोग होता है। सीधी भाषा में आप ये याद रखें, जिसमें जिह्वा और स्वर यंत्र की विशेष अभ्यास की आवश्यकता होती है, वही जो है वाचिक अभिनय कहलाता है। आप ऐसी बात कर सकते हैं, नाटक शिक्षण करते समय कक्षा में इसका प्रयोग जो है सरलता से किया जा सकता है। मतलब सरल भाषा में वाचिक का आप ये समझ लीजिए, पात्रों के जो संवाद हैं, उन संवादों का मौखिक रूप से उनका उच्चारण करना, उनका वाचन करना ही कौन सा है? वाचिक अभिनय है। ठीक है, उसके बाद में हम सात्विक अभिनय की बात करते हैं। तो सात्विक अभिनय ये होता है जिसमें मधुर एवं हितकारी वाक्यों का अभिनय हो,
मधुर एवं हितकारी वाक्य, मतलब है कि संस्कृत की जो नैतिक सूक्तियाँ जो होती हैं और जिन सूक्तियों के माध्यम से जो है अभिनय किया जाता है, बालकों में चारित्रिक विकास किया जाता है, तो उन सूक्तियों आदि का अधिकाधिक प्रयोग कर देना ही कौन सा अभिनय कहलाता है? सात्विक अभिनय। और आहार्य अभिनय की हम बात करें, जिसमें चर्म से निर्मित जो प्रतिमाएं आदि काम में ली जाती हैं, तलवार ढाल आदि जो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं, उनका अधिकाधिक प्रयोग करते हुए जो अभिनय, उनके द्वारा जो अभिनय किया जाता है, वह अभिनय कहलाता है कौन सा? आहार्य अभिनय। देखिए, इसमें का कुछ वस्तुओं को प्रस्तुत करके अभिनय किया जाए तो उसे आहार्य अभिनय कहते हैं। जैसे काष्ठ फलक हो गया, काष्ठ फलक हैं, वस्त्र है, चमड़े से निर्मित प्रतिमाएं हैं, यंत्र संचालित प्रतिमाएं हों, पर्वत, रथ, विमान आदि का प्रस्तुतिकरण हो, ऐसा जो अभिनय होता है उस अभिनय को कहा जाता है आहार्य अभिनय। और सामान्यतः हम बात करें तो आहार्य अभिनय की जो वस्तुएं होती हैं वह प्रायः कैसी होती हैं? कृत्रिम होती हैं। इस रूप में अपन ध्यान करें, इन कृत्रिम वस्तुओं के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसी का नाम होता है कौन सा अभिनय? आहार्य अभिनय। तो अभिनय कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का हो गया। एक तो हो गया कौन सा? कायिक अभिनय, एक हो गया वाचिक अभिनय, एक हो गया सात्विक अभिनय, तो अंतिम और चौथा जो है वह हो गया कौन सा? आहार्य अभिनय। इस प्रकार अभिनय के भेद कितने हो गए? 4। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं हम नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर के। नाटक शिक्षण के उद्देश्यों की यदि हम बात करें तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए हैं? 3 उद्देश्य बताए हैं। और इन्होंने जो 3 उद्देश्य बताए हैं वो ये हैं, एक तो हितोपदेश जनन, एक विश्रांति जनन और एक विनोद जनन। हितोपदेश जनन का मतलब ये है व्यक्ति और समाज के कल्याण के लिए उपदेश देना। विश्रांति जनन का मतलब ये हो गया मानव समाज को शांति प्रदान करना, मानसिक थकान दूर करना। और विनोद जनन का मतलब है व्यक्ति एवं समाज का मनोरंजन करना। ये नाटक शिक्षण के भरत मुनि के अनुसार तो 3 उद्देश्य बताए गए। तो पहला उद्देश्य भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने 3 बताए हैं। आप कहें हितोपदेश जनन, विश्रांति जनन, विनोद जनन। यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटक शिक्षण के उद्देश्यों में भरत मुनि द्वारा कौन सा उद्देश्य बताया गया है अथवा कौन सा नहीं बताया गया है। तो ये 3 उद्देश्यों का आप नाम ध्यान रखेंगे जो भरत मुनि के अनुसार बताए गए हैं। इसके अलावा भरत मुनि के अलावा और भी जो इन्होंने जो 3 उद्देश्य बताए हैं, इनके अलावा बालकों को नाटक क्यों सिखाए जाते हैं, इनके पीछे और उद्देश्य क्या हैं, अब हम उनकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नाटक शिक्षण के जो उद्देश्यों में अगला उद्देश्य है, हम ये कहेंगे छात्रों को उचित आरोह अवरोह तथा हाव भाव के अनुसार ही नाटक के अभिनय करने की योग्यता का विकास करना। मतलब जैसे पात्रों के जो संवाद आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, पात्रों के जो संवाद आए हैं और उन संवादों में जैसे भाव आ रहे हैं, उन्हीं भावों के अनुसार आप अपने वाचिक मुद्रा, मौखिक मुद्रा आदि हैं वो बनाएंगे। साथ ही उन्हीं के अनुसार अंग संचालन आदि का जो हाव भाव करेंगे। ऐसी योग्यता बालकों में उत्पन्न करवाने के लिए छात्रों को नाटक सिखाया जाता है, बालकों को नाटक सिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करें छात्रों को अभिनय कला से अवगत कराने के लिए, परिचित कराने के लिए नाटक सिखाए जाते हैं। इसी प्रकार मानव स्वभाव एवं मानव चरित्र जो है उससे परिचित कराने के लिए बालकों को नाटक सिखाए जाते हैं। देखिए, नाटकों में जो चरित्र होते हैं, जो पात्र होते हैं, उन पात्रों का चारित्रिक चित्रण कैसा है, उन पात्रों के द्वारा ही बालक जब उन्हीं के अनुसार अभिनय करते हैं तो उनसे उन पात्रों के चरित्र आदि के बारे में जानकारी हो जाती है। इसीलिए बालकों को नाटक सिखाए जाते हैं। अगला उद्देश्य है आत्म प्रकाशन एवं आत्माभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। जब बालक नाटक करता है, नाटक में अभिनय करता है, तो उस पात्र के अनुसार वे संवादों को जब बोलते हैं, डायलॉग्स को बोलते हैं, तो वे स्वयं की मौखिक अभिव्यक्ति करना भी इसके द्वारा सीख जाते हैं। फिर उसके बाद हम करें अवसरानुकूल आचरण करने की योग्यता और वार्तालाप करना सिखाना। अवसरानुकूल, जैसे नाटक में जैसे अवसर होते हैं उन्हीं के अनुसार यदि उनको अभिनय करना आदि सिखाया जाता है तो वास्तविक परिस्थिति में भी वे अवसर के अनुसार अपने विचार आदि जो हैं प्रकट करने की योग्यता उनमें आने लगती है। इसलिए बालकों को नाटक सिखाया जाता है। अगले हम उद्देश्य की बात करें तो उनमें निरीक्षण शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति एवं विवेचन शक्तियों का विकास करने के लिए भी बालकों को नाटक सिखाया जाता है। नाटक की समीक्षा करने योग्य बनाना, बालकों में उसका समीक्षात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए बालकों को नाटक सिखाए जाते हैं। उसके बाद में छात्रों का मनोरंजन करने के लिए और अंत में कहें उनमें उच्च सामाजिक आचरण करने की अभिवृत्ति मतलब आचरण व्यवहार उसका निर्माण करने के लिए भी बालकों को क्या सिखाए जाते हैं? नाटक सिखाए जाते हैं।
ठीक है। अंत में हम चर्चा करते हैं इसी क्रम में अब नाटक शिक्षण में कि छात्रों में संस्कृत साहित्य के अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने के लिए बालकों को नाटक सिखाए जाते हैं। नाटकों के माध्यम से संस्कृत साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को भावाभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, मानवोचित मानव के समान उचित मानव के लिए उचित व्यवहार की शिक्षा देना, इसी प्रकार अपने देश, स्वदेश, स्वयं के देश और अन्य देशों की संस्कृतियों से परिचित कराना, और साथ कहें किसी देश अथवा समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो मान्यताएं हैं और उनकी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों से बालकों को परिचित कराने के लिए जो है नाटक सिखाए जाते हैं। ये सामान्य से अपने नाटक शिक्षण के क्या हैं, उद्देश्य हैं। ठीक है। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं नाटक शिक्षण को लेकर के, और हम बात करते हैं नाटक शिक्षण की विधियां। नाटक शिक्षण की जो विधियां हैं, उन विधियों में हम बात करें, सबसे पहले तो है कौन सी, आदर्श नाट्य विधि। पहली जो विधि है वह है आदर्श नाट्य विधि। आदर्श नाट्य विधि में होता क्या है, ये प्राथमिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली विधि है। इस विधि के अंतर्गत क्या करता है, शिक्षक जो है वो कक्ष में छात्रों के सम्मुख जो भी नाटक होता है, उस नाटक के जितने भी पात्र हैं उन पात्रों का वाचिक अभिनय करता रहता है, मतलब पाठ वाचन करता है। और जैसे ही भाव आ रहे हैं, जो पात्रों के जो डायलॉग्स हैं, जो संवाद हैं, उनमें जैसे भाव आए हैं, उन्हीं भावों के अनुसार शिक्षक अपने अंग संचालन आदि करने लग जाता है। इस प्रकार वाचिक और कायिक अभिनय करते हुए फिर पाठों को पढ़ा देना ही कौन सी विधि कहलाती है, आदर्श नाट्य। देखिए, हम भाषा कौशलों में भी बात करे थे, आज हम यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। जहाँ आदर्श नाम आता है इसका मतलब वो शिक्षक के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, आदर्श लेख शिक्षक के द्वारा, आदर्श नाट्य विधि शिक्षक के द्वारा, आदर्श अनुवाद शिक्षक के द्वारा, आदर्श रचना शिक्षक के द्वारा। ऐसे तो जहाँ आदर्श नाम आता है वहाँ आप शिक्षक के साथ जोड़ लीजिए तो आदर्श नाट्य है। इसका मतलब कक्षा में शिक्षक प्रयोग में लाएगा इसको। अब प्रयोग में कैसे लाएगा, मौखिक रूप से जो पात्रों के संवाद है उनका वाचन करता रहेगा और जैसे भाव आ रहे हैं वैसे अपना अंग संचालन करने लग जाएगा। इस आधार पर जो है नाटक पढ़ाने की जो विधि होगी उसी विधि को हम नाम दे देंगे आदर्श नाट्य विधि। ठीक है, इसको आदर्श अभिनय विधि भी कहा जा सकता है। फिर दूसरी बात एक और, इसका प्रयोग जो है वो प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर क्यों किया जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो नाटक होते हैं उन नाटकों की जो अपन प्रकृति की हम बात करते हैं तो वे एकदम सरल होते हैं और बहुत ही छोटे होते हैं जो आसानी से बालकों को समझ में आ जाते हैं। इसलिए इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आदर्श नाट्य विधि। इसमें अध्यापक स्वयं ही नाटक के सभी पात्रों का वाचिक अभिनय करता है और वह नाटक के संवादों को इस ढंग से पढ़ता है कि प्रत्येक चरित्र का आभास छात्रों को होने लग जाता है। उसका जो स्वर होता है वे भावानुकूल एवं पात्रों के अनुकूल ही होता है। इस विधि में छात्रों का पूरा ध्यान जो है, इस विधि में छात्रों का पूरा ध्यान अभिनय प्रणाली पर केंद्रित रहता है, अतः वे नाटक के पात्रों एवं चरित्रों को समझ जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें इस विधि के गुण दोषों की। आदर्श नाट्य विधि को प्रत्येक परिस्थिति में अपनाया जा सकता है। इसमें छात्रों को भावानुकूल एवं पात्रानुकूल वाचन सुनने का अवसर मिल जाता है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है क्योंकि इस स्तर पर नाटक सरल एवं लघु होते हैं। यदि हम दोषों की हम बात करें तो छात्र इसमें मूक श्रोता रहते हैं, अतः निष्क्रिय रहते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ तथा संदर्भों की व्याख्या इसमें नहीं की जाती। इसका कई बार उन पर जो है वांछित प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम कहें इसमें नाटक के तत्वों पर भी कोई व्याख्या नहीं की जाती है। और लास्ट में कहें ये विधि जो है वो कैसी विधि मानी गई है, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। ये तो होगी बात अपने पहली विधि जो है आदर्श नाट्य विधि उसकी। नंबर 2, दूसरी हम बात करते हैं अभिनय विधि की। अभिनय विधि के भेद 2 बताए गए हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, अभिनय विधि किसकी विधि है, नाटक शिक्षण की। अभिनय विधि के 2 भेद बताए गए हैं। एक भेद है कक्षा अभिनय विधि, तो दूसरी भेद है कौन सा, रंगमंचाभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि कक्ष में प्रयोग में लाई जाती है छात्रों के द्वारा। छात्रों के द्वारा जो कक्ष में प्रयोग में लाई जाए वह विधि होती है कक्षा अभिनय विधि। और वास्तविक रंगमंच पर छात्रों के द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी, लेकिन वास्तविक रंगमंच पर अगर प्रयोग पर लाई जा रही है तो उसको हम नाम देंगे रंगमंचाभिनय विधि। चलिए चर्चा करते हैं दोनों की। पहले कक्षा अभिनय विधि, तो ध्यान दें
कक्षा विनय विधि में होता क्या है, कक्षा विनय विधि में जो छात्र होते हैं वे कक्षा कक्ष में अपने सामान्य वेशभूषा में रहते हैं। शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि जो नाटक बालकों को पढ़ाना होता है, उस नाटक के जितने भी पात्र हैं उन पात्रों की भूमिका छात्रों में वितरित कर देता है, बांट देता है। छात्र अपने सामान्य वेशभूषा में कक्षा कक्ष में रहते हैं और संबंधित पात्र के अनुसार ही वे उसके जो संवाद हैं, उसके जो डायलॉग्स हैं, उनका मौखिक कायिक वाचन करते रहते हैं। इस प्रकार हम बात करें कक्षा कक्ष में ही छात्रों के द्वारा नाटक के संवाद जो हैं उनको रटकर, उनको मौखिक रूप से याद करके फिर उनके द्वारा जो अभिनय किया जाता है वही विधि कहलाती है कौन सी, कक्षाभिनय विधि। रंगमंचाभिनय, इसमें क्या होता है, रंगमंचाभिनय में जो नाटक है उसको वास्तविक रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें जो छात्र जो होते हैं वे जो नाटक के जो पात्र हैं उस नाटक के पात्र के अनुसार ही उसकी वेशभूषा में ही बालक रहते हैं, सिर्फ साधारण वेशभूषा में नहीं रहेंगे। नाटक के पात्र के अनुसार जो वेशभूषा निर्धारित होगी उस वेशभूषा में वास्तविक रंगमंच पर अभिनय करेंगे, वही विधि कहलाएगी कौन सी, रंगमंचाभिनय विधि। कक्षाभिनय विधि को हर प्रकार से अपनाया जा सकता है, वो हर परिस्थिति में उसको आप अपना सकते हैं, हर नाटक के लिए अपना सकते हैं। लेकिन रंगमंचाभिनय विधि है उसको हर परिस्थिति में नहीं अपनाया जा सकता। क्यों? क्योंकि रंगमंचाभिनय विधि है जो हम बात करें सबसे अधिक खर्चीली विधि रंगमंचाभिनय विधि है। इसमें जो है संसाधनों का प्राय विद्यालयों में अभाव होता है, इसलिए हर नाटकों के लिए उस विधि को अपनाया नहीं जा सकता, जबकि कक्षाभिनय विधि हर नाटक की शिक्षण कराने हेतु अपनाई जा सकती है। आप एक बात करें, अगर नाटक शिक्षणों में उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से तो जो रंगमंचाभिनय विधि है वो श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि वास्तविक रंगमंच पर यदि हम नाटक का अभिनय देखते हैं, सुनते हैं और करते हैं तो जो सभी उद्देश्य हैं लगभग वो सारे प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कक्षाभिनय विधि की। कक्षाभिनय विधि इसमें कहा जाए, इसमें अध्यापक जो है वो छात्रों को नाटक की भूमिका बांट देता है। सबसे पहला तो ये काम इसमें ध्यान रखेंगे, अध्यापक का काम इतना होगा कि नाटक में जितने भी पात्र हैं उनकी भूमिकाएं छात्रों में बांट देगा। दूसरी बात, छात्र अपने सामान्य वेशभूषा में ही रहेंगे। और फिर तीसरी बात, वे कायिक और वाचिक जो अभिनय है वे करते रहेंगे। इस विधि में छात्र अपने सामान्य वेशभूषा में ही रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन बात करें, शिक्षक की भूमिका यहाँ केवल निदेशक के रूप में रहती है। इसका प्रयोग जो है कक्षा कक्ष में ही कर दिया जाता है। ये सामान्य सी अपनी जो विधि है वह है कौन से, कक्षाभिनय विधि। अब यदि हम इस विधि के गुण दोषों की बात करें तो इस विधि से नाटक जो शिक्षण है वह रोचक बन जाता है, क्योंकि छात्र खुद ही रुचि ले लेकर के पात्र के जो संवाद हैं, डायलॉग्स हैं, उनको पढ़ने हेतु प्रेरित हो जाते हैं। दूसरी बात, भावानुकूल अभिव्यक्ति का छात्रों को अवसर मिलता है, इनके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसमें रंगमंच व्यवस्था, साज सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था आदि पर समय और धन की बचत होती है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है तथा उद्देश्य पूर्ण विधि मानी गई है। माध्यमिक स्तर पर, स्तर का ध्यान रखना, माध्यमिक स्तर पर नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है और यह विधि सरल, व्यावहारिक तथा मितव्ययी है। मितव्ययी कम खर्चीली है, क्योंकि इसको हर परिस्थिति में अपना सकते हैं। उसके बाद इसके दोषों की हम बात करें तो यह रंगमंच प्रणाली जो है उसकी तुलना में कम प्रभावशाली है। इसमें नाटक के अन्य उद्देश्य तथा नाटक की तात्विक समीक्षा है और शब्दों की जो व्याख्या है उसकी उपेक्षा हो जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उपेक्षा मतलब नाटक के जो उद्देश्य हैं, समीक्षा है, शब्दों की जो संदर्भों की व्याख्या है, इसकी उपेक्षा होती है। और लास्ट में हम बात करें तो वास्तविक परिस्थिति में नाटक प्रस्तुत नहीं होने से रसास्वादन नहीं हो पाता है। ये सामान्य से इसके कुछ क्या हैं, दोष हैं। अभिनय विधि की दूसरा जो भेद है रंगमंच अभिनय विधि। इस रंगमंच अभिनय विधि की हम बात करें तो इसमें पूरे नाटक को वास्तविक रंगमंच पर प्रस्तुत करते हैं। शिक्षक रंगमंच पर क्या करवाता है, अभिनय करवाता है। इसमें छात्र जो हैं वे पात्र की भूमिका के अनुसार उसके हाव भाव, चरित्र तथा स्वर के अनुसार वास्तविक रंगमंच पर अभिनय करते रहते हैं। इसमें छात्र पात्रों के अनुसार ही वेशभूषा धारण करते हैं और नाटक को पूर्ण साज सज्जा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अपन बात कहें इसके गुण दोषों की यदि हम बात करें तो अपन के पहली बात तो वास्तविक रंगमंच पर अभिनय का अवसर मिलता है। उद्देश्य की पूर्ति, जिस उद्देश्य की पूर्ति से नाटक लिखा जाता है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसमें रंगमंच की तैयारी, नाटक का निर्देशन, उसका संचालन आदि करने के अवसर भी बालकों को प्राप्त होते हैं। इस कारण
छात्रों में नेतृत्व शक्ति का विकास होता है और अभिनय के दौरान छात्रों को नाटक के पात्रों, उनके दृश्यों का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है और इस विधि से प्राप्त ज्ञान जो होता है वो प्रायः स्थायी रहता है, क्योंकि जिस विषय वस्तु को हम सुनने के साथ देख भी लेते हैं उससे प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। दोषों की हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं, इसमें समय जो है, समय हो गया, शक्ति हो गई, धन हो गई आदि अत्यधिक लगते हैं। इसका मतलब है ये खर्चीली विधि है। कौन सी विधि है? खर्चीली विधि है। उसके बाद विद्यालयों में संसाधनों का अभाव होने के कारण सभी नाटकों को इस वास्तविक रंगमंच पर इस विधि द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब सभी नाटकों को हम जो है इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते। फिर उसके बाद अगली विधि की हम चर्चा करें तो वह है व्याख्या विधि। देखिए व्याख्या विधि, ये नाटक जो है खुद एक गद्य विधा का भाग है। तो हम बात करें तो जो व्याख्या विधि है वो तो जो गद्य में व्याख्या विधि चल रही थी उसी व्याख्या विधि का अनुकरण नाटक में कर लिया जाता है। बस यहाँ पर ये होता है, वहाँ गद्य के तत्वों की बात करे थे, यहाँ नाटक के तत्वों की बात कर लीजिए। तो नाटक के जो भी तत्व हैं, नाटक के जो भी कथा वस्तु हैं, उसके तथ्य हैं, नायक नायिका, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, सामाजिक देश काल, उसकी परिस्थितियाँ आदि सबका उल्लेख करते हुए फिर नाटक का अभिनय कराना, शिक्षण कराना ही कौन सी विधि मानी जाती है? व्याख्या विधि मानी जाती है। इसमें देखिए अध्यापक छात्रों के समक्ष नाटक की कथा, उसके पात्र, उसके कथोपकथन, संवाद, भाषा शैली आदि की व्याख्या करता है और इसी व्याख्या कथन व प्रश्नों माध्यम द्वारा की जाती है। कथनों के द्वारा, प्रश्नोत्तरों के द्वारा ये व्याख्या कर दी जाती है। इस विधि में जहाँ कठिनाई का अनुभव होता है वहीं पर उसका स्पष्टीकरण शिक्षक स्वयं कर देता है। ये सामान्य सी विधि जो गद्य शिक्षण के समान है वह की वह विधि ही व्याख्या विधि नाटक में मानी जाती है। व्याख्या विधि में यदि वही बात जैसे गद्य के समान गुण दोषों की बात करी थी, वैसे यहाँ है अगर गुण दोषों की बात करते हैं तो गुण तो ये हो गया, नाटक के गुण और दोषों का प्रकाश डाला जाता है, मतलब उनको प्रकट कर दिया जाता है। नाटक की कथा का संदेश छात्रों तक भली भांति पहुँच जाता है। इसमें नाटक की कथा, भाषा शैली आदि की समुचित व्याख्या करने में सहायक होती हैं। इसमें छात्र दोषों की बात करें तो निष्क्रिय रहते हैं, ये नीरस विधि है। कठिन शब्दों के संदर्भों की व्याख्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। और लास्ट में हम बात करें तो यह प्रयोग केवल उच्च कक्षाओं में ही हो सकती है, निम्न कक्षाओं के लिए यह उपयोगी विधि नहीं है। और नाटक शिक्षण की अब अंतिम जो सर्वश्रेष्ठ विधि है उसकी चर्चा करते हैं, वह है समवाय विधि। नाटक शिक्षण की जो सभी विधियां हैं उन्हीं सभी विधियों को एक साथ प्रयोग में ला करके सम्मिश्रण करके फिर जो है उसका शिक्षण करा दिया जाए, वही विधि कहलाती है समवाय विधि। सभी विधियों में कुछ गुण हैं तो कुछ दोष हैं, इसलिए सभी का सम्मिलित रूप जो है मिला करके एक साथ फिर उसके बाद में नाटक का अभिनय कराना, शिक्षण कराना ही कौन सी विधि कहलाती है? समवाय विधि। तो नाटक शिक्षण की पूर्वोक्त इससे पहले कही गई सभी विधियों का सम्मिश्रण ही करके शिक्षक द्वारा नाटक का शिक्षण करवाना ही कौन सी विधि कहलाती है? समवाय विधि कहलाती है। और यही नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। हाँ, अगर ऑप्शन में मान लीजिए नाटक की श्रेष्ठ विधि आपसे पूछी जाए और ऑप्शन में यदि समवाय विधि नहीं हो तो ऐसी कंडीशन में तो आपका आंसर रंगमंचाभिनय विधि होगा। और यदि नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जाती है और वहाँ पर रंगमंचाभिनय विधि भी हो और समवाय विधि भी हो, जब दोनों एक साथ आ जाएं तो प्राथमिकता आप समवाय विधि को देंगे। आरपीएससी ने ये सेकेंड ग्रेड में प्रश्न पूछा भी था, नाटक शिक्षण से सर्वोत्तम विधि, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, आंसर है समवाय विधि। इस रूप में ये सामान्य सा छोटा सा टॉपिक था अपना नाटक शिक्षण। इसके बारे में ध्यान रखेंगे, नाटक के उद्देश्य, नाटक के अभिनय और नाटक की जो है कथा वस्तु के भेद और नाटक के भरत मुनि द्वारा दिए गए उद्देश्य, फिर नाटक शिक्षण की विधियाँ। ठीक है, इसी के साथ ये छोटा सा टॉपिक नाटक शिक्षण जो अपना समाप्त होता है। अगली कक्षा में फिर से उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।